इज कंसीडर्ड एज ए रिसोर्स। ब्रह्मांड में पड़े हुए सभी तत्वों को यदि हम उनका वर्गीकरण करें तो फ्रेंड्स 3 कैटेगरी हम बना सकते हैं। एक तो वो सारे पदार्थ जिनको उदासीन तत्व कहा जाता है। दूसरे वो जो कि मानव के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिरोध। और तीसरा संसाधन, जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मानव के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उनका हम उपयोग करते हैं। तो ये जो उदासीन तत्व हैं, we can take the example of suppose Antarctica. Right now, all those elements which are lying there, अंटार्कटिका पे पड़े हुए पदार्थ से हमें अभी इंसान को कोई ना कोई लाभ हो रहा है, ना कोई किसी प्रकार की हानि हो रही है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? न्यूट्रल स्टेप। टेक द एग्जांपल ऑफ द मून। चंद्रमा पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनसे अभी हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ना उनसे हमें लाभ हो रहा, ना उनसे हमें हानि हो रही। So that is why these are considered as a neutral steps. But दूसरी जो कैटेगरी है फ्रेंड्स, वो है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। वो सभी समस्याएं, वो सभी बाधाएं, वो सभी क्रियाएं जो कि व्यक्ति के लिए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। एंड those who create the hurdle in the welfare and the development of the human being are known as the resistance. Take the example of volcano, earthquake, tsunami, man-made disaster, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, जिनसे व्यक्ति को हानि हो रही है, जो उसके विकास में बाधक सिद्ध हो रहे हैं, वो जो नेगेटिव है वो हमारे हैं रेसिस्टेंस। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज आवर रिसोर्स। रिसोर्स में बी एनी नेचुरल एलिमेंट, it may be also a technological and also cultural element. Resource can be anything else which is having the capacity to fulfill the needs and the aspirations of the human being. कोई भी ऐसी चीज जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता अपने में रखती है, उसको हम रिसोर्स, संसाधन कहते हैं। एक अच्छी समाचार, एक अच्छा न्यूज, एक अच्छी इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स। एक अच्छा समाचार मिलना हमारा एक संसाधन भी हो सकता है। केवल यही नहीं कि नेचुरल जो रिसोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वही संसाधन होंगे, ऐसी बात नहीं। कोई भी जिससे लाभ हो रहा है, राइट नाउ यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर थ्रू वेबिनार। इसमें जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, आपका इंटरनेट की फैसिलिटी आपको मिल रही है, लैपटॉप आप ले रहे हैं या मोबाइल फोन ले रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ये सब क्या है आपके लिए? रिसोर्स है, संसाधन है। And so that is why all those positive elements which fulfill the needs of the human being are known as resource. तो 3 ये हमारे तत्व हैं जो कि ब्रह्मांड से भरे पड़े हैं: उदासीन तत्व, संसाधन और प्रतिरोध। इन तीनों को ही हमारी कमी पूर्ति और इसकी इक्वेशंस में ह्यूमन बीइंग लगा रहता है। ह्यूमन बीइंग की क्या इक्वेशंस है? ह्यूमन बीइंग ऑलवेज wants to create the stock of the resource. He always highly ambitious for enhancing the and creating the new resource and enhancing its stock. संसाधन का भंडार बढ़ता चला जाए, रेसिस्टेंस हमारे कम हो जाए, ये इंसान की, मानव की हमेशा उसकी इच्छा रही। या उदासीन तत्व, सबसे बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक हियर, लाइक टेक द coal. Coal, which is presently considered as a very good source of the energy. Same coal 300 years ago was not considered as a resource. It was considered that time as a neutral stuff. 300 वर्ष के पहले यही जो आपकी जो कोल, जिससे कि इसने क्रांति ला दी है पूरे विश्व के अंदर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया, पहले संसाधन नहीं था।
because that time the human being was not aware of this huge and its value and its significance and its importance. उसको नहीं पता था कि ये जो चट्टान है, ये काले रंग का जो पदार्थ पड़ा हुआ है, इससे बहुत बड़ी ऊष्मा एनर्जी प्राप्त हो सकती है, ये संसाधन बन जाएगा। वो नहीं कर पाया, बट आज वही पदार्थ रिसोर्स है आपका। टेक द एग्जांपल ऑफ earthquake. Right now, we consider earthquake is the biggest problem before the human community. Earthquake आने पर किसको कहां पर कितना नुकसान होगा, nobody can predict. But earthquake भूकंप, यदि आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, if you are having the capacity, if you are having the technological advancement, you can stop the energy which has been generated and emitted by the same earthquake. इस अर्थक्वेक जिसपे कि वर्ल्ड में मैक्सिमम अभी रिसर्च अनुसंधान चल रहे हैं एंड मैक्सिमम रिसर्च आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री ऑफ द जापान। जापान इस मामले में सबसे आगे है रिसर्च में, बिकॉज वहां एवरी 5 मिनट्स में कोई ना कोई माइनर भूकंप का झटका आ जाता है। इसीलिए मैक्सिमम जो रिसर्च वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में या जापान में चल रही हैं या दूसरे कंट्री में चल रही हैं, उनकी यही कोशिश है कि या तो इसकी प्रिडिक्शन हो जाए, अगर इफ सपोज प्रिडिक्शन ना हो तो इससे जो जनरेट हो रही है एनर्जी इमीडिएट वो जैसे अर्थक्वेक आए वो स्टोर हो जाए और उस एनर्जी से हम अपने आने वाले टाइम के लिए यूज कर लें उस एनर्जी को। तो इसका मतलब जो आज रेसिस्टेंस है, इन फ्यूचर कल को हमारा वो रिसोर्स मिल सकता है। बट ये कब होगा? ओनली ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब मानव अपना तकनीकी विकास कर लेगा कि उदासीन तत्व को या तो संसाधन बनाए या प्रतिरोध तत्व को संसाधन बनाए, तब वो संसाधन बन जाएगा। उससे ह्यूमन बीइंग की जो इच्छाएं वो पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। एंड इन द सेम कैटेगरी वी आर ऑल्सो हैविंग एनएमसी। If you're talking about the resource, what is the resource? Resource is the combination of three things: nature, man, culture. Because as you know that, what is the resource? Resource had not been created by the human being. Resource is not created by the nature. Resource is created by the only efforts by the human being itself. Because as resource is the combination of NMC, nature, man, culture. How? Nature is providing you only raw material. Human being is using its power with the help of culture, technological advancement. Human being use his talent, his mind, his knowledge, his brain. Because of the using his intelligence, the same raw material which had been provided by the nature can be converted into a thing which can be considered as a resource. As I have given you an example of coal, वही कोयला जो कि पहले भी प्रकृति में पड़ा हुआ था, हमें व्यक्ति को उसका पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा संसाधन बन सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने तकनीकी विकास की बदौलत उसको एक संसाधन में तब्दील कर दिया। ह्यूमन बीइंग ने अपना एफर्ट्स लगाए, अपने पावर को यूज करा, अपने तकनीकी विकास को यूज करा, अपने ब्रेन की क्षमता से उसको संसाधन बना। तो जितने भी रेसिस्टेंस हैं, जितने भी हमारे यानी कि आज के टाइम में डिजास्टर हजार्ड्स हैं, वो हजार्ड जो डिजास्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कैसे संसाधन बन सकते हैं या कैसे उनमें कमी आ सकती है, वो डिपेंड करता है हमारे ह्यूमन बीइंग की टेक्नोलॉजिकल एडवांस। So dear friends, this chapter is dealing with the planning. Why we are doing the planning? Only for the welfare of the human being, for the need and more development of the human community. And the planning
term is not a new term. It is a part of everyday life. And this planning includes the process of thinking, formulation of any plan, any scheme, any program, and implementation of a set of actions to achieve a common goal. In order to achieve a common goal, we chalk out a special any program, plan, or schemes and implement and execute the same in order to get the achievement. And when we go for planning, it is deciding in advance, having the few things in the mind. What are these? What to do, how to do, and when to do, and who to do. How, what, why, when. All these are the terms we generally use in our discipline, the geography. As we always say, Jay, ज्योग्राफी किसी भी चीज का क्या है, कब है, क्यों है, कहाँ है और कैसे है, इन सब का अध्ययन करता है. एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस deals with all these things. And the nature of the planning is considered as a that planning is considered as a goal oriented, because without goal there cannot be any planning. It is a continuous process which forward looking and selecting the future course of action involving options and choices and alternatives. These are the major nature of any planning. And as far as its features are concerned, planning always focus on objective and result. Mainly it's focus on the objective, but there is no certainty whether we will be get our desired result or not. परिणाम हमारे इच्छा के मुताबिक होंगे या नहीं होंगे, वी कांट से इन एडवांस. वो हमें बाद में मालूम हो पाएंगे, बट ऑब्जेक्टिव हम जरूर उसको शुरू में सेट करते हैं. एंड दिस प्लानिंग आल्सो प्रोवाइड द सेंस ऑफ डायरेक्शन, encourage the innovation and creativity, and guides toward the decision making process, providing the efficiency in the operation. These are the major features of a planning we take into account. When we classify the approaches to the planning, mainly there are two major approaches to the planning, that is the sectoral planning and regional planning. And the word sectoral and regional is already self-explanatory. What is the sectoral planning approach? Sector planning approach mainly includes the development of various sectors of the economy, which include the sector of agriculture, manufacturing, power sector, construction sector, transport, communication, social infrastructure sector, and many more other sectors of the economy. When we do the planning for a particular sector, then it's considered it's a sectoral plan. अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में जब हम उसकी नियोजन के बारे में सोचते हैं, तो सेक्टरल प्लानिंग है कि हमें औद्योगिक सेक्टर में करना है नियोजन, या हमें अपना सेवा क्षेत्र में करना है, या कृषि क्षेत्र में करना है, किस क्षेत्र में करना है. While on the other hand, there is a second approach, regional planning approach. Regional planning approach is always emphasized on drawing the plans which are considered is very helpful for bringing the sustainable regional development and inclusiveness in order to minimize, combat, and reduce the inequality and disparity. एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में जो अंतर है,
उनमें डिस्पैरिटी और असमानता कम करना और एक समावेशी विकास करना, वो हमारा आता है रीजनल प्लानिंग अप्रोच। मीन्स जो एक रीजन, बिकॉज एज वी इन द ज्योग्राफी वी डिस्कस द रीजन, तो रीजन जो एक यूनिफॉर्मिटी रखता है अपने आप में। सपोज ए रीजन बी से डिफरेंट है, बी सी से डिफरेंट है, सी डी से डिफरेंट है, और जब हम उनका देखते हैं डेवलपमेंट, हमें मालूम होता है सी बहुत डेवलप हो गया, ए बहुत नीचे चला जा रहा है, बी वहीं पर है। तो उनमें जो यानी कि आप वेरिएशंस है, डेवलपमेंट है, उस वेरिएशंस को कम करने के लिए, डिस्पैरिटी कम करने के लिए, सभी को उसका बेनिफिट मिले, हम करते हैं रीजनल प्लान। We can here have the examples from our country. As we know that in India we are having the huge variations and diversifications in all the term. As we know that India is having the characteristics unity in diversities. डिफरेंट टर्म की जो हमारे अंदर यहाँ पे डाइवर्सिटीज है इंडिया के, चाहे वो कल्चरल है, या वो इकोनॉमिक है, या वो इन्वायरमेंटल है, या वो पॉलिटिकल है, सभी के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो हमारे कंट्री में वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि कंट्री छोटा नहीं है, कंट्री बहुत बड़ा है, और इतने बड़े देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर वेरिएशंस होना स्वाभाविक है। बट वो वेरिएशन इतनी ज्यादा ना हो कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए। सपोज if we divide our states from the point of view natural resource and development, प्राकृतिक संसाधन और विकास के संदर्भ में यदि हम देशों को, अपने देश के राज्यों को विभाजित करें, तो वी कैन फॉर्म ए वन कैटेगरी, दैट इज द states which are very rich in natural resource but poor in development. हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जो प्राकृतिक संसाधन बहुत संपन्न है, प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है, लेकिन विकास के मामले में बहुत पीछे है। जबकि हम ये, कई बार हम ये सोचते हैं कि जहाँ जितने प्राकृतिक संसाधन है वहाँ उतना ही विकास होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। टेक द एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ द बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कि वो राज्य हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, भरपूरता से भरे पड़े हैं इस राज्य, लेकिन विकास के मामले में बहुत नीचे है। सेकंड कैटेगरी इज द रिच डेवलपमेंट एंड पुअर नेचुरल रिसोर्स। विकास अच्छा है, बहुत बढ़िया विकास है, लेकिन संसाधनों के मामले में बहुत गरीबी है। वहां जितना भी विकास है, वहां वो विकास उन संसाधनों के बदौलत नहीं है, क्योंकि संसाधन वहां है पर इतने नहीं है। टेक द एग्जांपल ऑफ द दिल्ली एंड इट्स नेशनल कैपिटल रीजन एंड इट्स सराउंडिंग स्टेट्स। Like for example, we can say that the state of the Punjab, the state of Haryana, the state of Delhi, Chandigarh, national capital region. अब यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों की भरपूरता इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो पर कैपिटा पॉइंट से बहुत आगे है। ठीक इसके विपरीत तीसरी कैटेगरी है जहाँ प्राकृतिक संसाधन भी कमी है और विकास भी कम है। The natural resource and toward the development, and the best example we can get from the our northeastern parts of the India. भारत के पूर्वोत्तर राज्य वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड फोर्थ कैटेगरी वी कैन फॉर्म रिच नेचुरल रिसोर्स एंड रिच डेवलपमेंट। प्राकृतिक संसाधन भी बहुत हैं और विकास भी, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ऊंची है। टेक द एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। इफ यू टॉक अबाउट द महाराष्ट्र एज ए होल, even though there's also the variation within the same state, मराठवाड़ा, बाकी जो रीजन है कुछ अभी पिछड़े हुए हैं, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट एज एन एवरेज महाराष्ट्र एज ए होल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर भी संसाधन भी अच्छा है और प्रति व्यक्ति व्यय भी बहुत अच्छी है।
But dear friends, you know that 3 years back, I went to the University of Hiroshima, and at that time I was delivering my lecture on urban agriculture. There was also a lecture of a professor from the same University of Hiroshima, and the same Japanese speaker was saying that in India is having the banana type economy. He mentioned out India is having the banana type economy. Then I basically raised a question and put it a questions before him कि how the India can be considered as a banana type economy. केले की भांति इसकी अर्थव्यवस्था है भारत की. तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं. That he argued me and he satisfied me that the main industries, manufacturing industries, are concentrated in a belt, in a area which like an banana. नीचे से स्टार्ट करें केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली एंड एनसीआर. उसने कहा अगर आप शेप ये बना के देखें तो एक केले की भांति शेप बन जाती है. और इस क्षेत्र के अंदर भारत का जो औद्योगिक प्लांट लगे हैं, औद्योगिक क्रियाएं चल रही हैं, उद्योग लगे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में. डेटा उसके पास अवेलेबल था. नो डाउट ही वाज 100% करेक्ट ऑन इच पॉइंट, क्योंकि डेटा उसके पास पूरा था कि कितने इंडस्ट्री में कितने परसेंट यहाँ पर है. तो उसने बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है बनाना टाइप इकोनॉमी हो चुकी है. तो अब ये किस बात को इंडिकेट करती है सब चीजें. इट मीन्स इन आवर कंट्री the certain region are having the certain level of different development. There's not the even development. We are having the spatial pattern of development, and that is the uneven pattern of the development. And in order to reduce this disparity and bring out a equal and even pattern of development, we need the planning. And that planning known as a regional plan. पहले हम एक वर्ड यूज करते थे जो अब नहीं यूज करते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं एम्पावरिंग स्टेट. पहले था बीमारू स्टेट्स. क्यों यूज करते थे ये कि ये वो राज्य हैं जिन राज्यों का आर्थिक विकास उतना नहीं हो पाया, वहां प्रति व्यक्ति आय कम है, संसाधनों का पूर्ण वहां पे उनका कुछ नहीं हो पाया, और वे दूसरे राज्यों से बहुत नीचे चले गए. चाहे वो बिहार है या वो आपका मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, उड़ीसा था, या उत्तर प्रदेश है. अब ये जो हमारा एक कैटेगरी ग्रुप का बन गया था स्टेट्स का, अब उनके लिए स्पेशल प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी. तो वही हमारा था रीजनल प्लानिंग. दूसरा एक होता हमारा टारगेट एरिया प्लानिंग. टारगेट एरिया प्लानिंग बेसिकली प्रोसेस which take the special care of those areas which are remain economically backward area. Target area planning talks about an area which needs having the dire need for the planning for the economic growth and development. And the economic development of the region depends upon its resource base, resource use, which requires the technology as well as its huge amount of investment besides apart from resource. And in order to reduce the regional and social disparity, the Former Planning Commission of India introduced a approach which is known as a target area and target proof approach to the plan. योजना आयोग जो कि भारत का था, जिसका अब चेंज करके नीति आयोग बना दिया है, उसने अपने टाइम में एक अप्रोच दिया, उपागम दिया, टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप.
टारगेट एरिया मीन्स ए पर्टिकुलर एरिया जिसको हमें टारगेट करके, जिस पे फोकस करके वहाँ के बारे में ही उसके लिए हमें नियोजन बनाना है। एरिया के अलावा सेकंड इज आर हैविंग द कैटेगरी दैट इज द टारगेट ग्रुप। एक ग्रुप ऑफ द पीपल, maybe vulnerable group of people, maybe a particular community. We can have also having suppose scheduled caste, scheduled tribe, women category, children or old age people, or maybe physically challenged persons। किसी भी एक स्पेशल ग्रुप के लिए एक विशेष योजना तैयार करना, वो हमारा ग्रुप में आएगा। और किसी विशेष क्षेत्र के लिए एक योजना तैयार करना, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए टारगेट एरिया प्लान। एंड एज फार द एग्जांपल ऑफ दिस टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप आर कंसर्न, वी कैन हैव। तो सबसे पहले भारत में हमारे आजादी के बाद शुरू हुआ प्रोग्राम, उनमें है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। पर्टिकुलर एरिया को लेके उसका डेवलपमेंट करना। डीपैप, रोड प्रोन एरिया प्रोग्राम, रोड प्रोन एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या वो एक हिली एरिया हमने लिया, या वो हमने कोई पर्टिकुलर कोई हमने अपना कोई एरिड क्षेत्र ले लिया, सेमी एरिड ले लिया, डेजर्ट का एरिया ले लिया, कोई भी पर्टिकुलर एरिया लेके उसके प्लानिंग करना। एंड टारगेट ग्रुप, सपोज हमने जो एग्रीकल्चरलिस्ट है हमारे फार्मर्स हैं, मे बी लैंडलेस फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स, उनके ग्रुप को लेके स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी फार्मर्स की, जिसको कि लगे कि इनके लिए हमें विशेष योजना तैयार करना है, इनका विकास नहीं हो पा रहा, या ये विकास की दूरी से बहुत नीचे चले गए हैं, या विकास इन तक नहीं पहुंच पा रहा, उनके लिए नियोजन करना। वो भूमिहीन किसान भी हो सकते हैं, छोटे किसान भी हो सकते हैं, मझोले किसान भी हो सकते हैं, या वो आप कहें तो एक दूसरी कैटेगरी भी हो सकती है, सपोज सूटकेस फार्मर। एक कैटेगरी हम और रखते हैं फार्मर सूटकेस फार्मर। सो इन द 8th 5-year plan, the hill area mainly from the northeastern states, tribal area and backward area were taken into considerations in order to develop स्पेशल एरिया प्रोग्राम। उस क्षेत्र को लिया गया इस योजना के अंदर, जिसमें नॉर्थ ईस्ट एरिया को लिया गया और जनजातीय क्षेत्र है उनको इसके अंदर रखा गया। When we talk about the hill area development program, in hilly areas, hill area development programs were basically initiated during the 5th 5-year plan, which mainly cover 15 districts containing the hilly district of Uttar Pradesh of that time, presently which are the part of Uttarakhand, Mikar Hill and North Kachar Hill of the Assam, Darjeeling district of West Bengal, and Nilgiri district of Tamil Nadu. These areas were taken into account for the as a HADP, Hill Area Development Program, and the detailed plan for the development of the hill areas were drawn, keeping in mind their topographical features, their ecological status, their social and economic conditions। वहाँ की जो पर्वतीय वहाँ पे विशेषताएं थी, वहाँ की जो वातावरण से संबंधित जो वहाँ के यानी जितनी भी वहाँ का जो स्टेटस था, तो सोशियो एंड सामाजिक और आर्थिक दशाओं को ध्यान में मद्देनजर रखा गया जब वहाँ क्या स्पेशल प्लानिंग की बात की गई। कैसे वहाँ पे क्षेत्र है, क्या वहाँ पे टोपोग्राफिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, क्या वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, और क्या वहाँ लोगों की डिमांड है, वहाँ की संसाधन किस प्रकार के हैं, वहाँ की टोपोग्राफी किस प्रकार की है, लोगों की वहाँ पे डिमांड किस प्रकार की है, कैसा विकास वो चाहते हैं और कैसा उनका विकास कर सकते हैं। Because as you know that in hilly area we are having a one problem, that is the migration of the mainly male persons from the hill area to the maybe plainy area or to different other areas in order to get the employment।
रोजगार की खोज में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति वहां से प्रवास कर देता है। एंड दिस प्रॉब्लम इज द मेन प्रॉब्लम mainly which is found in our all the hilly states. उत्तराखंड ले लें या उत्तरांचल ले लें या नॉर्थ ईस्ट ले लें, जहां पर भी उनको विकास की और रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, उसकी खोज में वो वहां से प्रवास करते हैं दूसरे क्षेत्र। सेकेंड प्रोग्राम इज डीपैप। डीपैप इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। It was initiated during the 4-5 year plan with the objective of providing the employment to the people in drought-prone areas, creating and enhancing the assets and infrastructures for them. For example of construction, labor-intensive civil works, irrigation projects, land development programs, afforestation or reforestation, grassland development, and creations many more other infrastructures which is considered very timely needed for the development of the same। उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या वह आवश्यकता है, क्या वह चाहते हैं, क्या क्या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है और वहां पे क्रिएट करके उनको रोजगार मिले, उनका वहां पर विकास हो, उनके लिए वहां पे दूसरी सुविधाएं वहां पे क्रिएट हो जाए, उस चीजों को ध्यान में रखे डीप ऐप वहां पे प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। एंड आवर फॉर्मर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड total 67 districts of the country, but irrigation commissions in 1972 introduced the criteria of that is 30% irrigated area and demarcated drought prone area। भारत के प्लानिंग कमीशन से 67 जिलों को इसके अंदर चिन्हित किया था, आइडेंटिफाई किया था, जबकि सिंचाई कमीशन ने जो 1972 में 30% क्राइटेरिया रखा है इरिगेशन एरिया, जो कि इरिगेट एरिया 30% वाला जो उनका क्राइटेरिया वो इसके अंदर इन्होंने फिक्स किया। तो दोनों का क्राइटेरिया तो डिफरेंट थे, लेकिन दोनों का मेन पर्पज ये था कि डेवलपमेंट ऑफ द ड्रॉट प्रोन एरिया, जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया उसका डेवलपमेंट वहां के लोगों का और वहां पे जो संसाधन है कैसे उसका समुचित विकास हो। एंड दिस ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया is basically spread out in arid region, semi-arid region from the states of the Rajasthan, Gujarat, Western Madhya Pradesh, Marathwada region of Maharashtra, Rayalaseema, Telangana plateau of Andhra Pradesh and Karnataka plateau। भारत के जो एरिड और सेमी एरिड राज्य हैं उनमें से जो विशेष रूप से जहां पे स्थिति ज्यादा गंभीर थी उन जिलों को लिया गया। तो ये बात क्लियर है कि जब भी हम मरुस्थल की या डेजर्ट की बात करते हैं या अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करते हैं तो इमीडिएट हमारे मन में जो राज्य आते हैं सबसे पहले राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, गुजरात आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये राज्य हमारे आए। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स जो तीसरा हमारा एरिया था दैट इज द ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल पीपल्स, जनजातीय क्षेत्र के लोगों का विकास करना। एंड उसके लिए प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ITDP। ITDP में एक एरिया लिया गया दैट इज भारमोर ट्राइबल एरिया। भारमोर ट्राइबल एरिया कंसिस्ट दी भारमोर एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, and it is one of the most economical and socially backward area of the Himachal Pradesh in that time. And this area was notified as tribal area since 21 November 1975. And mainly this area
having a main tribes, that is the Gadi tribe, and this tribal region having the hardships, vast climatic hardship conditions, having the low resource base and very fragile environment. यहाँ पे जो विशेष रूप से जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग जनजाति के जो लोग थे, जनजाति जिनकी पाई जाती है, दैट इज गद्दी ट्राइब। गद्दी जनजाति के लोग थे और वहाँ पे उनकी जलवायु के दृष्टिकोण से बहुत सारी समस्याएं वो लोग वहाँ पर झेल रहे थे, जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा था, संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पाया। इसलिए भारत सरकार ने 21 नवंबर 1975 से इसको नोटिफाई कर दिया एज ए ट्राइबल एरिया, और उसी के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इस एरिया को चुना। और इस एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन थी वहाँ की, दैट वाज 39,113, और जो जनसंख्या घनत्व था बहुत कम था। जनसंख्या घनत्व था केवल मात्र 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। And the economy of this region was largely based on agriculture and its related activities. And the process of development of this tribal area was started in 1970, but notified this in 1975. And the main aim of integrated tribal development project in Dharma region was to improving the quality of life of Gadi tribe and reducing the gap in the level of development between the Bharmor and other areas of Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो भारमोर एरिया था, उस क्षेत्र का हिमाचल के अन्य क्षेत्रों के साथ जो विकास में असमानताएं थी, उस असमानता को कम करना, भारमोर के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा ऊंचा करना, उसको इंक्रीज करना, और दूसरा उनके लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये मेन एम था इस प्रोग्राम का जो कि रखा गया। So basically this was the process of regional planning and sectoral planning. Dear friends, now we discuss development. Question is that what is the development? Development term is not a purely of economic phenomenon. The development is a multi-dimensional process involving the reorganization and reorientation of entire economic and social system. And development is the process of improving the quality of human life and transformation of economy, society, and environment. Friends, there is a difference between growth and development. वृद्धि और विकास में अंतर है। बात सिर्फ वृद्धि के अंदर, वृद्धि को लेके हम बोलें कि विकास हो गया, संभव नहीं है। विकास के लिए वृद्धि का होना बहुत जरूरी है। बिना वृद्धि के विकास नहीं हो सकता, बट बिना विकास के वृद्धि हो सकती है। There cannot be development without growth, but growth can be take place without the development. Development in each sense, we can say that it's a positive process of positive things in positive direction for positive thought. हर एक ऐसी प्रक्रिया है which involve the quantitative plus qualitative transformations of the phenomena. क्वांटिटी के अलावा क्वालिटेटिव असेसमेंट होना भी बहुत जरूरी है। Here we can understand how the definition of the development change place with the passage of the time. समय के अनुसार सर विकास की जो परिभाषा है वो कैसे उसमें तब्दीली आई। In the decades of 1940 and 50, during the
World War II. That time, the economic growth and development were considered as a synonym. आर्थिक वृद्धि और विकास को एक समान माना जाता था 1940 और 50 के दौरान कि भाई अगर आर्थिक वृद्धि है तो ये विकास हो गया. It means that time the main emphasis was given on growth in economic sector. अगर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उत्पादन हो रहा है, तो इसका मतलब विकास हो रहा है. But in the second phase, it was it was felt that for the having the process of development, there should be equity. Social sector should be included in the definition of development. केवल आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक सेक्टर के अलावा सोशल सेक्टर भी उसकी परिभाषा में आना चाहिए. वो क्यों महसूस किया गया कि यदि सपोज एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती चली जा रही है, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय 100 से हो गई सपोज 1000 रुपये, दूसरे व्यक्ति की प्रति आय 100 से बढ़कर हुई है सपोज 150, एक की 100 से 1000 होगी 900 रुपये का डिफरेंस हुआ, एक की 100 से 150 होगी 50 रुपये का डिफरेंस हुआ. इसका मतलब दोनों में ग्रोथ तो हुई है, पर कैपिटा भी बड़ी है, ओवरऑल इकोनॉमी में डेवलपमेंट भी हुआ है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, बट साइड बाय साइड द सोशल इनक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी हैज बीन इंक्रीज्ड. पर समाज के अंदर असमानता तो बढ़ गई, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया. जहां पहले जिनमें जो डिस्पैरिटी थी वो कम थी, अब डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होगी, असमानता बहुत ज्यादा होगी. अगर असमानता ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटी बढ़ रही है, तो ये तो डेवलपमेंट नहीं है. तो दैट इज व्हाई इट वाज रियलाइज्ड दैट देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ग्रोथ विद जस्टिस. सोशल जस्टिस हो, ग्रोथ के साथ वृद्धि हो, बिल्कुल हो, वृद्धि होनी चाहिए, पर वृद्धि के साथ साथ देयर शुड बी गिवन द इक्वल वेटेज टू सोशल सेक्टर. सामाजिक क्षेत्र को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा कि वृद्धि हो तो साथ में सामाजिक असमानता ना बढ़े, सामाजिक समानता भी उसी दौरान ऊपर जाए. सो पहले में केवल इकोनॉमिक सेक्टर था फर्स्ट फेज में. दूसरे फेज में फ्रेंड्स इसमें आ गया सोशल सेक्टर डेवलपमेंट की परिभाषा में. एंड इन द 1980 डिकेड्स 1980 के दशक से इट वाज रियलाइज्ड एट द ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड लेवल, दैट ग्रोथ भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है, उत्पादन भी हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ रही है, सोशल जस्टिस भी थोड़ा बहुत जा रहा है, ठीक हो रहा है, लोगों के अंदर समानता भी ज्यादा नहीं है. बट इट वाज रियलाइज्ड दैट देयर इज ए ग्रोथ, देयर इज ए डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट. वातावरण की कॉस्ट पे विकास हो रहा था. मीन्स प्रोडक्शन हुआ, पेड़ों को काट दिया गया लार्ज स्केल पे, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, वाटर पॉल्यूट हो गया, एयर पॉल्यूट हो गई, सभी प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित कर दिया गया. और जब ये संसाधनों को प्रदूषित आप कर रहे हैं केवल इस शर्त पे कि भाई आपकी वृद्धि हो जाए, विकास हो जाए, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए डेवलपमेंट. So in the decades of 1980, it was felt here should be included a third sector, that is the environment. कि साइड बाय साइड अब सोशल सेक्टर के अलावा एनवायरमेंटल सेक्टर को भी हमें परिभाषा में रखना पड़ेगा, तभी जाके डेवलपमेंट हो पाएगी. फर्स्ट फेज में द एम्फेसाइज वाइज आर्थिक वृद्धि, दूसरे चरण में इंक्लूड किया गया सामाजिक क्षेत्र को, और तीसरे में आया इसमें हमारा एनवायरमेंटल एरिया, वातावरणीय क्षेत्र. सो अल्टीमेटली द definitions of the development has been changed with the passage of the time, and right now development means
is a process which involves the main three sector, that is the economic sector, social sector, and environmental sector. It should be there. And in the same series, I would like to give an model. There was a model. That model talks about the stages of economic growth. इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है, जो आर्थिक वृद्धि होता है, वो 5 स्टेज से गुजरता है। एज पर ए मॉडल गिवन बाय द अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन प्रोफेसर W. Ross. He has given this model in the decade of 1960, और उन्होंने इस मॉडल में बताया कि जो वृद्धि का जो सिद्धांत है, इसमें 5 चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले जब यानी कि कोई भी हम जो वृद्धि होती है, विकास आरंभ होती है, इट इज फर्स्ट स्टेज में होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज होता है, तकनीकी विकास से बहुत दूर होता है, अपने बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में होता है जैसे उनको नेचर दिया। इन सेकंड स्टेज दे टॉक्स अबाउट, दे थिंक अबाउट प्री कंडीशंस फॉर द टेक ऑफ। विकास से आगे बढ़ने से जो पहले की अवस्था है उसे बोलते हैं प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ, और वी कैन से दैट ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड भी हम कह सकते हैं, सेकंड स्टेज को प्री कंडीशंस भी बोल सकते हैं। थर्ड इज द सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, and fourth is the drive to maturity, means the stage of the development. And last stage he has argued and proposed, that is the age of high mass consumptions, जहां पर व्यक्ति अपने उपभोग की चरम सीमा पर होता है, हर चीज का उपभोग कर रहा है बड़े लार्ज स्केल। तो ये 5 स्टेज होती है ग्रोथ की, लेकिन अगर ये पांचों स्टेज में अगर कहीं ना कहीं हमारा सोशल सेक्टर और एनवायरमेंटल सेक्टर सफर कर रहा है, वी कैन नॉट से दैट इज डेवलपमेंट। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ये विकास की परिभाषा को पूरा करते हैं। वृद्धि हो सकती है पर विकास नहीं। Dear friend, when we included our third sector, that was the environment. Before including third sector, there was a conference at global level known as a Stockholm Conference in 1972, and conference was on human environment, which was considered as a very big landmark for sustainable development. Because since 1980, the world community started to talk about sustainable development. 1980 से ही सतत विकास की बात होनी शुरू हो गई थी, बिकॉज तब ये वर्ल्ड कम्युनिटी सामने समस्या आनी शुरू हो गई थी, ग्लोबल वार्मिंग की, एशियन ड्रेन की, डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, सॉलिड वेस्ट, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, इनके ये जो उपभोग कर रहे हैं, और साथ में कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं वातावरण को, जिससे कि मानव के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होना शुरू हो गया था। इस बात को 1980 के टिकट में रियलाइज कर लिया गया था। एंड दैट इज व्हाई हैविंग द कंसर्न ऑफ दिस प्रॉब्लम, द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड ए कमीशन known as World Commission on Environment and Development, which was headed by the Prime Minister of Norway, that is the Gro Harlem Brundtland. And this commission, Environment and Development, submit its report in 1987, which is known as a Brundtland Report. And the title of this report was Our Common Future. In this report, the first time the definition of sustainable development was given. That वो डेफिनेशन जो 1987 में इस कमीशन ने दी थी, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट कमीशन ने, जिसके के अध्यक्ष थे नॉर्वे के प्रधानमंत्री ब्रुटलैंड,
और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था ब्रुटलैंड रिपोर्ट। उन्होंने कहा था कि विकास की परिभाषा जो उन्होंने ये बताई कि डेवलपमेंट इज दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन without the compromising the ability of future generation to meet their own needs. विकास वह प्रक्रिया है जो कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा कर दे और आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उनकी जो मांग है उसमें कोई कटौती ना हो, उनकी सप्लाई में कोई कटौती ना हो। मीन्स प्रेजेंट जनरेशन की मांग पूरी हो प्लस हमें माइंड में रखना होगा फ्यूचर जनरेशन को। मीन्स in nutshell we can say that it is a basically transfer of the natural resource to the future generation। जो हमें अपनी पहली पीढ़ी से मिला है, नाउ इट इज आवर ड्यूटी कि हम सेम उन संसाधनों को अगली पीढ़ी को देके चले जाएं। ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए कि आज हमें कोयला मिला है विरासत में, हमारी पीढ़ी हमें देके चली गई और हम अपने जीवन काल में इसको समाप्त कर दें और आने वाली पीढ़ी के लिए ना छोड़ें। दैट इज नॉट ए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, वाइजली करो, रैशनल वे में करो, बट भविष्य की आने वाली पीढ़ी की जो मांग होगी और जो जरूरतें होंगी उससे कोई कंप्रोमाइज ना करें, उनमें कटौती ना करें। नाउ इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू ट्रांसफर द एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्स टू फ्यूचर कम्युनिटीज। हमें उनका ध्यान रखना है जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है, उनको भी हम देके जाएं। दैट इज वाई ये जो परिभाषा 1987 से लेकर आज तक वैलिड है। एंड एज यू नो दैट we always talk about sustainable agriculture, sustainable industry, sustainable development, sustainable energy, sustainable water source, sustainable land resource, everywhere sustainable. What is sustainable? Sustainable means जो sustain कर सके, शाश्वत विकास, सतत विकास, ऐसा विकास जो आप तो करें आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें, आपकी मांग की पूर्ति करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी चीज मिल जाए जो सस्टेन करे लंबे समय तक। एंड दैट इज व्हाई इन नटसेल आई कैन से दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन। विनाश के बिना विकास करना ही सतत विकास है। हम विकास करेंगे पर प्रकृति का विनाश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पहले किसी फैक्ट्री में 1000 साइकिल्स बन रही थी, आज 1000 से अब बन रही है 50,000। ये बढ़ी है तो नेचुरल लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है उनकी, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है तो सपोज करिए मान लीजिए सोशल इनइक्वालिटी भी घटी है तो वो भी ठीक है। लेकिन ये ना हो कि जो पहले मटेरियल आ रहा था 1000 के लिए साइकिल्स के अब 50,000 के लिए आ रहा है, तो कहां से आएगा रॉ मटेरियल? फ्रॉम वेयर यू गेट द रॉ मटेरियल? द मेन सोर्स इज नेचर। प्रकृति के द्वारा दिए गए जितने भी रॉ मटेरियल्स है वहीं से तो आएगा वो। जब उधर से आपका कच्चा माल आएगा तब वो आपके उद्योग में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, मैन्युफैक्चर होगा और प्रोडक्शन तैयार होगा। अब प्रॉब्लम है कि बिना कच्चे माल के आप कर नहीं पाएंगे, उत्पादन भी जरूरी है, वृद्धि भी जरूरी है। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर आपको अपनी एफिशिएंसी पावर बढ़ानी पड़ेगी। जहां पहले एक कच्चे माल से 2 चीज बना रहे थे, आप एक कच्चे माल से 5 बनाइए। एंड फॉर दिस यू हैव टू बी यूज योर माइंड एंड स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तकनीक के विकास से means you can say that there should be maximum output from minimum input। अब मैक्सिमम चीजें मिल जाएं मिनिमम रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल कम लगे चीजें ज्यादा आए। पहले हो रहा था कच्चा माल बहुत ज्यादा था, चीजें थोड़ी आ रही थी, अब कच्चा माल कम है, चीजें बहुत ज्यादा है। सो इन लेमैन लैंग्वेज वी कैन से दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट transfer of natural resources to next future generations। And that is why
The same definition has been adopted in the United Nations Conference on Environment and Development that is very popular and known and famous. It was held in a city of the Brazil on at Rio de Janeiro 1992. It is also known as a Earth Summit, Rio Summit, and this conference was attended by the head of nations more than 175. Around 177 head of the nations attended this conference, and there was 2,400 NGOs and more than 17,000 participants were there. This was the biggest conference. तो पहली कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुई थी स्टॉकहोम में, ठीक 20 साल बाद हुई है रियो डियो जेनरियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इस परिभाषा को अपना लिया गया था और यह माना गया था कि सच में नाउ इट इज ए हाई टाइम टू adopt the definition of sustainable development. But in sustainable development, there are major three sectors: economic, social, and environment. इन तीनों के बीच में ही जो हमारा विजिबल एरिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती जाए, सोशल इंक्लूसिवनेस भी हो, सोशल जस्टिस भी हो, एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तीनों चीजों को रख के जो बीच का एरिया आएगा दैट इज नोन एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बिकॉज environment, there is a thing environmental is there. There is a limitation from the environmental side. In society, we have to make ensure that there should be proper social justice, distributive justice, and social equity. And for economy, in order to satisfying the human needs and desire, there should be proper supply of the productions. So economy, society, and environment. All these three sectors should have a visible area where we can provide the concept of sustainable development. Now, question is that why there is a need for sustainable development in our country? As far as our country is concerned, in our country, has been reported and felt that our natural environment and ecosystem services are under stress and they are going to decline in many parts of the world. A number of reporting informations have been found that there is a degradation and depletions of natural resources. Either it's a forest resource, it's a land resource, it's a soil resource, it's a water resource. Agriculture biodiversity is already declined by more than 90% in many regions. It is matter of the fact because in order to enhance the productions, raising the crop as per the choice, the biodiversity has been gone down. Most of the existing water bodies already polluted or removed forever in order to get the land for the residential purpose, for agriculture purpose, or for other purposes manifold. Two-thirds of the land is degraded due to the various level of suboptimal productivity.
Air pollution is also a very acute problem in our country. Sometimes we say that Delhi is the ha- biggest air polluted city in the world, among the top five. Why? There are many more regions. Raleigh is one of the regions. Raleigh is not only a main factor. No doubt there are many factors for having the air pollution in Delhi. And among them, Raleigh is one of them. Take the example of the solid waste. Right now, we are having the huge amount of the solid waste generating day by day. And with the development of cities, the amount and the quantum of solid waste is increasing day by day, and more than 95% of solid waste is going for landfilling. While on the other hand, landfilling is not a permanent solution at all. Landfilling just only increase the height and having the adverse impact on man and the environment. Take the example from the Delhi. In Delhi, we are having three big landfill sites. In northwest Delhi, that is the Balaswa landfill site. In eastern part of Delhi, Trans Yamuna, there is a Gazipur landfill site. In South Delhi, there is a Okhla landfill site. Now you go and visit and find that the height of all these landfill sites are going day by day increase. We have created mountain of the garbage, but this is not a permanent solution. Only because of this landfill, the underground fresh water is got polluted. There is the emission of the greenhouse gases from the landfill. There is also visual pollution. कितनी समस्या है इस साइड से हो रही है और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज जो सॉलिड वेस्ट आ रहा है उसकी क्वांटिटी डे बाय डे बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी परमानेंट सॉल्यूशन लाइज ओनली इन अप्लाई 3R reduce, reuse, recycle and resource recovery. हमसे ज्यादा सॉलिड वेस्ट इंडिया से ज्यादा विकसित देशों में हो रहा है और वो बहुत पहले ही इस बात को समझ चुके हैं कि लैंडफिल जो मेथड है दैट इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन so there is a need for sustainable development. What is the measure for promotion of sustainable development? There are five major important measures, and among these five, one is the technology, second is your applications of 3R, third is the promoting environmental educations and awareness among the peoples, fourth is the utilization of resource as per the carrying capacity, and fifth one is the improving quality of life, including social, cultural, and economic aspect. Measure for sustainable development includes the technological aspect. Using the appropriate, feasible, and affordable technology is one which is locally adaptable, eco-friendly, resource efficient, and culturally suitable. तो जहाँ जिस क्षेत्र के अंदर हमें विकास करना है सबसे बेटर होता है वहां पे उस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाए. You can have the example from the Rajasthan. We all know there is a acute problem of the water resource in Rajasthan. और वहां पे लोगों ने बहुत पहले इस बात को समझ लिया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या गांव में जो जोहड़ बनते थे उन जोहड़ के द्वारा वहां पे पानी का जो लेवल था वो बना रहता था और क्राइसिस के समय में ये बहुत बड़ी हेल्प करते थे गांव के लोग. तो यह जो टेक्नोलॉजी थी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जिस पे लोग आज रिसर्च कर रहे हैं आज समझ रहे हैं हमारे पूर्वजों ने इसको बहुत पहले समझ लिया. सेकंड
mostly involves local resources, local labor, and indigenous technology are more useful, cost effective, and sustainable. Really, it's a fact, it's a matter of the fact. And nature is often taken as a using the natural conditions of that region as its component, and this component known as a design with nature. प्रकृति के साथ चलना, नेचर के साथ चलना ही आपका सतत विकास का सबसे मूल आधार। जब जब व्यक्ति ने प्रकृति को चैलेंज किया है, चुनौती दी है, उसने उसके परिणाम भुगते। प्रकृति कभी विकास के लिए मना नहीं करती है, कभी वृद्धि के लिए मना नहीं करती है, बट प्रोवाइडेड कंडीशन इज दैट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल विद इन लिमिट। जब प्रकृति की लिमिट में आप विकास करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब भी आप विकास इस प्रकार से करेंगे, अंधाधुंध विकास करेंगे, प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति उसका जवाब आपको देगी। सेकंड मेजर इज योर applications of 3R. Here we can also add one more R, that is resource recovery. 3R talks about reduce, reuse, and recycle approach, which is advocate for minimize of resource use, using them time and again, and passing it on to next generations. And after using the same commodity, take it out some byproduct as a resource recovery. And that is why the four are more and suitable for the present generations. Third is the promoting environmental education and awareness. Enhancing, creating, and promoting environmental education and awareness is one of the main key. Or we can say that it's the biggest one. Because नेचर ने, प्रकृति ने आपको रॉ मटेरियल दिया है, संसाधन आपने दिए, उन रॉ मटेरियल को आपने संसाधन बनाया, उन संसाधनों का प्रयोग करना, दुरुपयोग करना, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको यूज करें या मिस यूज करें। And if suppose you are having the environmental ethics and stewardship and environmental education, you can make the best use of natural resources. It is our moral duty कि जो प्रकृति ने हम दिया है उसका अगर हो सके उपयोग करें, सदुपयोग करें। यदि सदुपयोग हम नहीं कर सकते तो दुरुपयोग करने का हमें राइट नहीं है, अदरवाइज उसे आप छोड़ दें। Because now it's a moral duty to transfer the same things to your generations to come in the future. किसी चीज को कैसे यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, ये व्यक्ति के माइंड पे निर्भर करती है, और व्यक्ति इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। Among all these stakeholders, human being is the biggest one. Because nature is a neutral stuff. नेचर जहां पर जैसी है वैसी पड़ी रहेगी। अब नेचर से किसी चीज को लेकर आप संसाधन बनाते हैं या प्रतिरोध बनाते हैं, उपयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, ये आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। एंड दैट इज व्हाई किसी भी चीज का एग्जांपल आप ले लीजिए, किसी चीज पे वो भी आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड हम पे डिसीजन पे करता है। एंड बेस्ट एग्जांपल इज दैट आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has already advocated that the environment as a subject should be taught also at school level. अब इन्वायरमेंट का जो अध्ययन है वो केवल स्कूल कॉलेजों से नहीं हो पाएगा, ना केवल 11th 12th से, बल्कि नीचे से शुरू किया जाए। क्योंकि जब तक बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस शुरू नहीं होगी, if suppose if you want to give the proper education for the environment, first of all you have to create the awareness. पहले लोगों को आपको जागरूक बनाना पड़ेगा। सो जागरूक के बाद जब वो जागरूक होंगे तब वो पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तब इनका एक्शन में कन्वर्ट होगा। We can have the example of Chipiko movement or Epico movement.
चिपिको मूवमेंट क्या था? जो ब्रिटिश राज में क्या था? पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं उन पेड़ों से क्यों लिपट जाती थी? क्योंकि उन्होंने उनको दर्जा दिया था अपने देवता के रूप में। ये जो वृक्ष है, ये मेरा देवता है, मेरा भगवान है। और जब उसको काटने के लिए लोग आते थे, तो वो मना करती थी कि हम कट जाएंगे, पेड़ों को कटने नहीं देंगे। तो कितनी पुरानी उनके पास आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी और इन्वायरमेंटल एजुकेशन थी। एंड सेम थिंग इज ऑल्सो अप्लाइड इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटक एज एपिको मूवमेंट। जब ये सक्सेसफुल हमारा चिपिको मूवमेंट रहा नॉर्थ में, तो साउथ में भी सेम मूवमेंट बड़ा ही सक्सेसफुल चलाया। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब गवर्नमेंट ने बार बार उसके लिए इंस्ट्रक्शंस पैदा करती हैं कि भाई आप अपने घरों में जो वेस्ट आपसे किचन से आ रहा है, नाउ ट्राई टू बी segregate your waste into two different dustbins. सूखा कूड़ा अलग रखें, गीला कूड़ा अलग रखें। बट बिकॉज ऑफ आवर मेंटेलिटी एंड शॉर्टकट और टाइम की वजह से हम सिंपल अपना एक ही रखते हैं और अपने वेस्ट कलेक्टर को, गार्बेज कलेक्टर को दे देते हैं वेस्ट। ये बिना जाने कि इसमें यदि हम चाहें तो वी कैन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कि यदि हम सूखा कूड़ा अलग करेंगे, दैट कैन बी रिसाइकल, दैट कैन बी sale by the rag pickers, and degradable waste can also be the part of manure. खाद बन सकता है उससे, और वो खाद को that can be used for different purposes. एग्रीकल्चर का यूज करें, नर्सरी के लिए यूज करें, हॉर्टिकल्चर का यूज करें, या सपोज करो जो इन हाउस कल्टीवेशन उसके लिए यूज करें। खाद भी बन सकता है, रिसाइकल से यूज हो सकता है, जो चीजें रही प्लास्टिक है, लो है, जो कुछ भी है। बट बिकॉज आवर मेंटेलिटी वी don't come forward to help the government itself. So that is why present time it has been realized that there should be an approach of people awareness and people participations. The people awareness and people participation is the one of the most key factor for the environmental management. Next is the resource utilization as per the carrying capacity. For the sustainability, utilize the resource based upon the sporting capacity and accessibility capacity. Consumption should not be exceed regeneration and change. Should not be allowed to happen beyond the tolerance capacity of the system. In case of human being, the carrying capacity concept becomes all the more complicated. हर चीज की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के अंदर ही हमें चीजों को उपभोग करना है। हमें ये देखनी चाहिए जिस चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं, प्रकृति से कितना उससे हमारा उत्पन्न हो रहा है, कितनी प्राप्ति हो रही है। यदि चीजों की आपका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, पीछे से प्राप्ति उतनी नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं इट विल क्रिएट डिसबैलेंस, एंड दैट डिसबैलेंस विल क्रिएट फाइनली यू कैन सी दैट imbalance in the environment itself. And finally, the fifth part of the sustainable development is the overall development of the human being by enhancing the improve the quality of the life. As I have already talked about that in definition of sustainable development consists three sectors: society, environment, and economy. Economy is the number one, production हो रहा है. Society means there should be equal distributions of the benefit to all the different sections of the society. If suppose the benefit is not going to the needy persons, that can create uneven pattern of the development. And that is why there is a need of inclusive development. Inclusive development means basically it includes the different section of society in the main stream of the development. विकास की मुख्य धारा में
समाज के सभी वर्गों को साथ लाना बहुत जरूरी है। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, जी सर। टाइम सर ओवर हो चुका है, तो प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि सेकंड सेशन भी 11:30 पे है ना। सर अरे सर, लेकिन अभी तो मेरा पहले ही चल रहा था सर। जी जी सर। सर अभी तो ये फर्स्ट वाला ही चल रहा है, तो डिजास्टर वाला बचा हुआ है सर। कोई नहीं कोई नहीं, ज्योग्राफी वालों को ओहो, डिजास्टर तो खुद ही कर लेंगे। अरे सर सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब ज्यादा किया है। कोई नहीं, सही, इसे कैलकुलेट कर दीजिए फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। 10 मिनट बाद कर लीजिए डिजास्टर पे, कोई नहीं अच्छा अच्छा सर। सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक्चुअली मेन जो पार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पे है ना सर, उसमें तो बल्कि ज्यादा टाइम लगने की पॉसिबिलिटी थी, पर टाइम की वजह से। हाँ, सॉरी सर, सॉरी। And dear friends, here I would like to give an example that in the world, in the country of US, there is a one of the biggest water resource, that is Ogallala water resource. Ogallala water resource, that is considered the largest water reserves in the world. It is spread out in 8 states of America and lying in around 450,000 square kilometer of area and providing the water to agriculture fertile land of 8 states, which includes Wyoming, South Dakota, Colorado, Kansas, South Mexico, Oklahoma, Texas. ये जो 8 स्टेट्स है अमेरिका के, इन 8 स्टेट्स में जो कि एग्रीकल्चरली बड़े ही रिच एरिया यहाँ पर है, इन सबको इरिगेशन के लिए पानी देता है। एंड क्वेश्चन इज दैट दिस ओगेलाला वाटर रिजर्व अंडर क्राइसिस प्रेजेंट टाइम। इन प्रेजेंट टाइम दिस इज अंडर क्राइसिस। इसका वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि यदि करंट रेट से ही इसका चलता रहा तो आने वाले टाइम में पानी नहीं बचेगा, जो कि विश्व के सबसे बड़े वाटर रिजर्व में से एक है। Take example we can have from our northwestern part of the India itself. In Punjab and Haryana, where we are having the highly fertile land and the people are using the huge amount of the water for irrigation purposes. But day by day, the underground water has been gone down, and that is why it has been considered that around 29% groundwater blocks are in semi critical, critical, and over exploited categories. It has been already given the warning by the scientists that आने वाले टाइम में कोई जरूरी नहीं है कि सेम पोजीशन रहे। द पंजाब एंड हरियाणा कैन बी द पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। वाई? बिकॉज आज के टाइम में वहां का किसान पानी को इतनी तेजी से नीचे से निकाल रहा है, द अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, और इन ऑर्डर टू गेट द हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी for the agriculture productions, the people are using the higher amount of the water itself. Second problem we are having the Indira Gandhi Canal Pariyojana. Indira Gandhi Canal Pariyojana, which has been created from in 1958, having the total plant length is 9,060 kilometers for irrigation purposes. And this Rajasthan Canal, which has been created from here to here, having the many phases. And no doubt that for its purposes, it was successful project of Government of India. After the implementation of this Indira Gandhi Canal Pariyojana, a number of benefits have been created for the local community, for the people who are living around this canal. आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ा इसका सामाजिक, आर्थिक और वातावरण के लाभ प्राप्त हुए। इससे उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी, इससे उनकी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, वहां पे जो पानी की कमी थी, हर चीज का बेनिफिट इन लोगों को मिला। इससे सकारात्मक परिणाम इसके देखने को मिले। इस प्रोजेक्ट के शुरू में बहुत बेनिफिट हुआ, काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके आए, हर सेक्टर के अंदर लोगों को बेनिफिट हुआ इसका, इंदिरा गांधी कैनाल का। बट जब इसका आज के समय में जब हम इसको स्टडी करते हैं, नाउ वी आर फाइंडिंग दैट देयर इज अ नेगेटिव इंप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन एनवायरमेंट। वातावरण में कुछ इसके नेगेटिव परिणाम भी आने लगे। पानी की ज्यादा ओवर इरिगेशन होने की वजह से वहां की जो मिट्टी थी, द सेम soil is having the problem of soil alkalinity and
salinity and alkalinity. एंड जो अब अल्कानिटी और सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अब लोगों की प्रति व्यक्ति आय घट रही है, उनका उत्पादन कम हो गया और समस्या पहले की तरह बन लिया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम अल्कानिटी एंड सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस रीजन। वाटर लॉगिंग, जल भराव की समस्या। नाउ यू कैन, दिस इज द बेसिकली पिक्चर व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेम एरिया। ए स्टूडेंट हैज डन ए पीएचडी ऑन दिस टॉपिक एंड इट्स फाउंड कि जो पानी है अब इतना ऊपर आ गया है कि नीचे से पानी अपने आप ही ऊपर आता है। जहां पानी की कभी बूंदे भी नहीं होती थी, आज वहां नदी की तरह पानी ऊपर पड़ा हुआ है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग व्हिच इज क्रिएटिंग ए नंबर ऑफ हार्डशिप फॉर द पीपल ऑफ द who are living around these regions. So ultimately, this needs a proper and sustainable development for the people itself. Second is the basically sustainable development goal. Dear friends, as you might be already aware that in 2015, in the month of September, 17 development goals have been already approved by the United Nations. And these 17 goals, which talks about for every sector, every segment, give the development in sustainable way for the people, for this planet, for the prosperity, for the human peace, and for the partnership. This is the one of the main document which had been created in 2015 for next 15 years and will end in 2030. 2015 से और 2030 के बीच का जो 15 साल का समय है, इस 15 साल के लिए 17 संयुक्त राष्ट्र ने 17 ये जो गोल बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसी के टाइम पीरियड में आज हम बीच में हैं। 5 साल गुजरने को जा रहे हैं। नाउ इट्स ए टाइम टू रिव्यू द स्टेटस एंड अचीवमेंट ऑफ दिस। कि अभी 5 साल गुजर चुके हैं, अगले 10 सालों में क्या इसको हम लेंगे या नहीं ले पाएंगे, प्राप्त करेंगे। जिन गोलों को, जिन टारगेट्स को संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिक्स किया है, क्या प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बिफोर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देयर वाज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। उससे पहले एमडीजी थे जो कि 2000 में पास हुए थे, इसको यूनाइटेड नेशंस ने साइन किया था और इसके अंदर टोटल 8 गोल रखे गए थे। 8 में फर्स्ट था eradicate extreme poverty and hunger. Second was achieving universal primary education. Third was the gender equality. Fourth was child mortality. Fifth was improving the maternal health. And sixth was HIV. And seventh was the ensuring sustainable development and sustainable environment. Along with the last one was develop a global partnership. सो ये 8 जो हमारे एमडीजी थे 15 सालों के लिए, फिर नेक्स्ट 2015 में 17 डेवलपमेंट गोल बना दिए गए जो कि जिनके प्रोसेस में हम अभी हैं। सो बेसिकली फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेविंग द एनवायरमेंट, व्हाट शुड वी डू? देयर इज अ डायर नीड फॉर टेक द इंटेंसिव एफर्ट in order to require the deal with the global environmental crisis. And some of the measures that can be undertaken to control the crisis that already underway is control the pollution, conserve and manage the forest and regenerate the forest, and enhance and create the awareness among the people. Next is the reducing, recycle and reuse your solid waste generating from different areas and managing the water resource, and finally the implementations of the policy program. So dear friends, basically these were some measures which have been created for having the sustainability itself. So dear friends, this was a brief about our planning and sustainable development, and I am feeling very sorry, I am extremely sorry if I took the more time because I was also supposed to deliver a lecture on disaster management, but because it's a time constant, I'm not in positions to take much time, so I feel very sorry.
Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, sir. Hello. Uh, Thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Dr. Srivastav. हेलो हेलो हेलो। Hello. हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत ही नपे तुले शब्दों में एक लेमैन के तरह से जो शब्दों का इस्तेमाल करके कैसे एक पदार्थ संसाधन बनता है और संसाधन के बाद कैसे हम उसको ठीक से प्रयोग करें तो वो जो है हमारे लिए एसेट्स बनेगा। और उसके साथ जो आपने कहा कि जो अवधारणाएं हैं उसको जब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक दृष्टि से देखते हैं तभी जो है चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। आपने बहुत सही कहा कि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखेंगे तो डेवलपमेंट की परिभाषा अलग है, उसमें प्रोडक्शन की बात है, लेकिन जब तक उसमें हम ह्यूमन टच नहीं लाएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसमें आपने बहुत से एग्जाम्पल दिए जो हमारे नियर बाई भी है कि डेवलप कंट्रीज में बहुत कुछ वेस्ट निकलता है, लेकिन उनका मैनेजमेंट का तरीका इस तरह से नहीं है कि एक ऊंचे पहाड़ बनते जाए। वो किस तरह से करते हैं तो ये हमें दृष्टि जरूर आपने दी है। और उसके बाद ये डेवलपमेंट में कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना है, मुझे लगता है कि आपने बहुत सही तरीके से अपनी बात को रखा है। तो एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और जो प्रस्तुति है वो आपने अपने व्यूज रखे हमारे लेक्चरर्स के सामने। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot. ये कृष्ण जी आपका जो है पूरे उसमें म्यूट रहा है जिससे कि पीछे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। किशन यार ध्यान रखे गए है ना। 5 मिनट ही तो है, अब लाइव चलने दो क्या हो गया। हेलो, हाँ सतनाम सर, थैंक यू। सुभाष सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट को थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस सेशन। और नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट एट 11:30, तो इट इज नॉट ब्रेक। प्लीज टेक tea and water and again join at 11:30. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. सारे लोग को दिख रहे हैं।